स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाति एचडी क्लासेस। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2 में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडेज लाइफ। देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में वर्ड आया कंबाइन, तो यही कंबाइन होने वाली चीज़ होती है जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, एक्स कोई आपके पास एलिमेंट है और वाई भी एलिमेंट है, या दोनों कंपाउंड हो सकते हैं या एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकते हैं, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कोई एक नया सिंगल सब्सटेंस। तो जब यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों कंबाइन हो गए, जुड़ गए, तो इसको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, है ना। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर का एग्जाम्पल। अगर वाटर फॉर्म होगा तो वो कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, आप ले लेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर के दो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हो जाएंगे, H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, H2O। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों कंबाइन हुए होने के लिए, और ये कंबाइन होके इन्होंने H2O फॉर्म कर लिया, तो ये हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इसको दिखाना होता है कि आप क्या, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। तो यहाँ फिजिकल स्टेट आप इस तरीके से, ये गैस है, ये भी गैस है और ये एक लिक्विड है, तो ये आप यहाँ पे शो करेंगे। साथ में आपको बैलेंस करना होगा, तो हमेशा बैलेंस करके आप इक्वेशन को दिखाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये दो एलिमेंट कंबाइन होके एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं वाटर का। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट लाइम, है ना। साल्ट लाइम को हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो साल्ट लाइम को कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, इसको हम करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, अगर हमने कंपाउंड लिया है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको क्विक लाइम भी कहेंगे। तो क्विक लाइम का हमने एक कंपाउंड लिया है और उसकी रिएक्शन ये किससे कंबाइन होगा, ये कंबाइन होगा वाटर से। तो यहाँ पर हम वाटर ले लेते हैं, इसको दोनों को कंबाइन कराएंगे, तो ये दोनों कंबाइन हो गए, क्या बना लेंगे, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को कहा जाता है साल्ट लाइम, है ना। तो ये साल्ट लाइम का फॉर्मेशन हो रहा है। इन दोनों में क्या हो रहा है, देखिए कंबाइन हो रहे हैं दोनों। तो कंबाइन होने की जो प्रोसेस है, इसी को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर जो साल्ट लाइम बना है, ये कैसे है, इसकी स्टेट क्या होगी, एक्वस होगा, है ना। तो ये एक्वस सॉल्यूशन है और यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। वो रिएक्शन जहाँ पर एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा नए सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाएगा, है ना, टूट जाएगा। तो डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ टूटना। तो अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, अगर हमने लिया X, Y और Z, सपोज एक एग्जाम्पल ले लिया जनरली। अब ये क्या है, ये एक कंपाउंड है। अब ये कैसे कैसे टूट सकता है, ये या तो X में टूट सकता है, X या Y, और Z बना सकता है, या और क्या फॉर्म कर सकता है, ये कोई भी और नया सब्सटेंस, जैसे कि सपोज XY बना लिया प्लस Z बना ले, और उसके अलावा YZ और X फॉर्म कर सकता है। तो इस तरीके से जब भी कोई एक कंपाउंड दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, नए कोई सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है, तो उसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो हमने सिर्फ किसके लिए देखा था, सिर्फ समझने के लिए देखा था। तो ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे जो इजी एग्जाम्पल है, आप इनमें से पहले तो हमके कितने तरीके के होते हैं देख लें। कंपोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो तीन तरीके से होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन बाय लाइट। अब जैसे थर्मल क्या क्लियर कर रहा है, यहाँ पे हीट, है ना। जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे और हीट की वजह से कोई एक कंपाउंड दो या दो से न्यू सब्सटेंस बनाएगा, तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। अब यदि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। और थर्ड, जब लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो अब हम इसके लिए सबसे ईजी पहले कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको हम लिख सकते हैं लाइमस्टोन, है ना, लाइमस्टोन भी लिखते हैं। तो लाइमस्टोन को
यदि हम गर्म करते हैं तो लाइमस्टोन को जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो हीट करेंगे यहाँ पर जब भी आपको कोई कंडीशन होती है, जैसे अगर आप हीट दे रहे हैं तो आपको एरो के ऊपर वो शो करनी होती है, तो हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, है ना। तो ये क्या बना लिया, ये सॉलिड था, इसने क्या कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनाया और यहाँ पर ये गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो रिमूव हो गई। तो ये टूट गया, स्प्लिट हो गया दो नए सब्सटेंसेस में। तो यहाँ पे हुआ किस वजह से, हीट की वजह से, इसलिए इसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसके बाद में दूसरा हो जाता है इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक में क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, यदि हम वाटर का, है ना, वाटर का डिकम्पोजिशन करवाएं, तो वाटर का डिकम्पोजिशन कराने के लिए कभी भी अगर हम प्लेन वाटर लेंगे तो वो डिकम्पोज नहीं होता है, तो एसिडुलेटेड वाटर लिया जाता है। एसिडुलेटेड का मतलब होता है हम इसमें वाटर में थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं ताकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो। तो उसके लिए जब हम एसिड डालेंगे वाटर में, थोड़ा सा एसिडुलेटेड वाटर लेंगे और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो वो अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, देखिए हम एक एग्जांपल में यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक टम्बलर लिया हुआ है और उसको यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स आपने इस तरीके से यहाँ पे लिए हुए हैं और इलेक्ट्रोड्स में आपने कनेक्ट कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से जब आप वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो यहाँ पर आपको गैस मिलेगी, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो ये तो जनरल समझने के लिए था ना। यहाँ पे आप इस तरीके से वाटर ले लेते हैं। वाटर कैसा होगा, एसिडुलेटेड वाटर होगा, एसिड प्लस वाटर डालेंगे हम इसमें, थोड़ा सा एसिड डालेंगे और उसके साथ में हम वाटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एसिडुलेटेड वाटर की जब हम कराएंगे तभी ये यहाँ पर आपका डिकम्पोजिशन होगा। तो क्या किस किस में टूट जाएगा वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और साथ में ऑक्सीजन जो है वो भी गैस फॉर्म में यहाँ पे आपके रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से डिकम्पोजिशन हुआ वाटर का इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इसीलिए इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब उसके साथ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं लाइट के लिए डिकम्पोजिशन कैसे होता है। तो यदि हम सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड आपका एकदम वाइट कलर का होता है ना, तो AgCl अगर हम लेते हैं और ये इसका वाइट पाउडर, तो वाइट पाउडर को अगर आपने लिया है और उसको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या कर देना है, सनलाइट में रख देंगे। तो जब हम सनलाइट में रख देते हैं तो इस लाइट की वजह से, ये जो सनलाइट है इस वजह से ये AgCl जो है, ये AgCl आपका ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा दो कॉन्स्टिट्यूएंट में। किस किस में, अब यहाँ पे क्योंकि Ag है और Cl है तो Ag और Cl में ये टूट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा Ag और Cl, ये सॉलिड होगा और क्लोरीन गैस होगी, है ना। और यहाँ पर AgCl हमने वाइट सॉलिड पाउडर लिया हुआ है तो ये सॉलिड लिख देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका डिकम्पोजिशन बाय लाइट भी कंप्लीट होता है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस हो जाती है, कैसे डिकम्पोजिशन होता है। आप कोई भी एक एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन का इलेक्ट्रोलिटिक या लाइट के थ्रू लेके डिकम्पोजिशन को समझा सकते हैं। ओके, नाउ इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जहाँ पर कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा, मीन्स हटा देगा, है ना, उसका प्लेस ले लेगा। यहाँ पर क्या होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा एलिमेंट वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक एग्जांपल ले ले, मान लीजिए एक कोई अगर X है, X आपके पास एक कोई एलिमेंट है और एक आपके पास कंपाउंड है YZ। ठीक है, अब ये क्या है, ये ज़्यादा ताकतवर है, क्या है, मोर रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगा, यहाँ पर ये जो XZ है, YZ है ना, तो इस YZ कंपाउंड में से क्या करेगा, Y को डिस्प्लेस कर देगा, इसको हटा देगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये XZ फॉर्म कर लेगा और ये जो आपका Y था जो लेस रिएक्टिव था वो आपका वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे, इस रिएक्शन को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें
कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का प्लेस ले लेगा किसी कंपाउंड में, उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर इस रिएक्शन में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव था, ये लेस रिएक्टिव था, तो इस लेस रिएक्टिव का प्लेस मोर रिएक्टिव ने ले लिया और इस तरीके से यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ठीक है, ये हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, ये तो हमने समझने के लिए बनाया था। अब अगर हम एक एग्जाम्पल लेने के लिए साथ साथ में अगर हम एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, क्या करेंगे, अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट मीन्स CuSO4 है ना, CuSO4 कॉपर सल्फेट यहाँ लिख लीजिए। तो कॉपर सल्फेट का अगर आप सॉल्यूशन लेते हैं, कॉपर सल्फेट है ना, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे और उसमें यदि हम आयरन की नेल डाल देंगे ना, आयरन की नेल अगर हम डालेंगे तो फिर क्या होगा, ये इसका सॉल्यूशन का रंग देखिए कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे डायग्राम में दिख भी रहा है ना, तो ब्लू कलर का होगा। तो ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, अगर हम इसमें क्या करेंगे, आयरन की नेल डाल देंगे तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव होगा, आयरन मोर रिएक्टिव होगा। तो ये यहाँ पर आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को और यहाँ पे फॉर्म कर लेगा फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन आ जाएगा और यहाँ पे आपके जो आयरन का नेल है ना, उसके ऊपर एक ब्राउन ब्राउन लेयर जम जाएगी, वो लेयर होगी कॉपर की। तो ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में आपके जो लिक्विड में था एक्वस सॉल्यूशन में, वो अब उस नेल के ऊपर सॉलिड फॉर्म में जमा हो जाता है और ये आपका जो कॉपर सल्फेट था वो कॉपर सल्फेट अब आयरन सल्फेट बना लेगा। अब आयरन सल्फेट बनने की वजह से यहाँ पे जो रंग होगा वो कैसे हो जाएगा, देखिए अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें क्या कॉपर सल्फेट लिया था और उसमें आयरन की नेल डाली हुई थी ना, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जब हमने डाला तो क्या हुआ, पहले इसका रंग कैसा है कॉपर सल्फेट का, देखिए ब्लू है ना, एकदम ब्लू ब्लू है। और ब्लू कलर जो होगा वो बाद में जब हमने उसमें आयरन की नेल डाली है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से यहाँ पर आपका जो कलर है वो ब्लू से ग्रीनिश सॉल्यूशन में चेंज हो गया है। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर मोर रिएक्टिव कौन होगा, आयरन मोर रिएक्टिव है, इसीलिए वो डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर जो है वो आपका लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और रिएक्शन हम ले लेते हैं, उसमें एग्जांपल क्या ले करेंगे हम, उसमें भी कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। यहाँ पर यदि हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं, अब यहाँ पर उसमें यदि हम जिंक डालते हैं, देखिए अगर हम जिंक डालते हैं, अगर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो ही डिस्प्लेस करेगा, नहीं तो वो डिस्प्लेस नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन जो होगा कॉपर सल्फेट का वो कैसे कलर का होगा, यहाँ पे देखिए कैसा दिख रहा है आपको, ब्लू कलर का है ना। ठीक है, इसके पहले भी हम देख चुके हैं। तो ये जो कॉपर ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर कैसे कर लेगा, जिंक सल्फेट फॉर्म होगा। जिंक सल्फेट जब फॉर्म होगा ZnSO4 और यहाँ पर कॉपर आपका फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा और ये एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा ZnSO4। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये दोनों ही रिएक्शन कैसी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का कलर देखिए, यहाँ पे ब्लू कलर था और जब हमने उसमें जिंक की प्लेट डाली हुई है तो जिंक की प्लेट डालने की वजह से अब इसका कलर कैसा हो गया, जिंक सल्फेट फॉर्म हो गया और जिंक सल्फेट का कलर कैसा है, कलरलेस हो गया सॉल्यूशन, है ना। तो ये कलर चेंज हो गया है, ये भी आपको दिखाता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जहां पर दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे और उनके आयंस का एक्सचेंज करने के बाद दो नए कंपाउंड फॉर्म करेंगे, उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम उसको सिंपली समझना चाहें तो उसके लिए अगर हमने एक कंपाउंड ले लिया AB और दूसरा कंपाउंड ले लिया CD, जब दोनों के रिएक्शन कराएंगे तो इनके जो ये आयंस हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे। मीन्स क्या बन जाएगा, AD बना लेगा और B C बना लेगा। तो इस तरीके से आयंस का एक्सचेंज होगा, तो उसको कहेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब ये तो था सिंपल समझने के लिए, अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो अगर हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर ले लें सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं।
तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा Na2SO4, है ना। एक में हमने सोडियम सल्फेट ले लिया, ये कैसे होगा, एक्वस होगा, ठीक है। दूसरे में हमने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया, बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसका भी एक्वस है ना, तो इसका भी एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे। जब हम दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, ये आयन सोडियम को छोड़ के बेरियम के साथ बना लेगा, तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4, है ना। तो BaSO4 बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया, और साथ में यहाँ पर आपका देखिए क्या बचा, Na और Cl दोनों दो दो हैं, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl आपका फॉर्म हो जाता है। तो ये आपकी रिएक्शन हुई, यहाँ पे दोनों में आयंस एक्सचेंज हो गए हैं, तो इसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखिए, अब हम वापस देख लेते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूब लिए, देखिए है ना, 2 टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्यूशन लिया, और फिर जब उनको दो डालेंगे तो देखिए कैसे यहाँ पे एकदम अलग ही आपका कलर मिक्स होते दिख रहा है ना, वाइट कलर आ रहा है, और वो वाइट कलर जो होता है उसको कहा जाता है प्रेसिपिटेट। तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको यहाँ पे मिलता है। तो प्रेसिपिटेट जहाँ फॉर्म होता है, ऐसी रिएक्शन जहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उस रिएक्शन को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि वाइट कलर आ रहा है, और फिर वो वाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सॉलिड, है ना, इनसॉल्युबल सॉलिड है, इसको कहा जाता है प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये जो इनसॉल्युबल वाइट सॉलिड है, इसको आप छान के अलग कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन को यहाँ पे जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे हम ले लेते हैं लेड नाइट्रेट। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लेते हैं, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा PbNO3 ट्वाइस, है ना। PbNO3 ट्वाइस क्या हो गया, लेड नाइट्रेट। तो जब हम लेड नाइट्रेट को दूसरे सॉल्यूशन में, किसमें, पोटेशियम आयोडाइड, Ki मीन्स पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है ना कि यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब क्या कर रही है, दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या ले रखा है हमने, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। और क्या दिख रहा है, एक येलो कलर फॉर्म हो रहा है। ये जो येलो कलर फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट की वजह से। यहाँ पे लेड आयोडीन के साथ रिएक्ट कर लेगा और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, तो ये जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो है लेड आयोडाइड। ओके, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट की वजह से लेड आयोडाइड बन जाएगा, और साथ में आपका बन जाएगा जो आपका दूसरा डिस्प्लेस होगा। दूसरा कौन सा बन रहा है, देखिए पोटेशियम बच गया और नाइट्रेट बच गया है, तो ये बना लेगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो ये जो KNO3 बना, ये आपका हो जाएगा दूसरा जो सब्सटीट्यूट है ना, तो सॉल्यूशन में रहेगा, तो ये बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, तो ये हमारी हुई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट। यहाँ पर जो ये आपका येलो प्रेसिपिटेट आपने अभी देखा था, वो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में हम PPT लिख देते हैं ना, तो येलो प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हुआ वो किसका बना है, लेड आयोडाइड का बना है, पोटेशियम नाइट्रेट आपका बना है। उसके अलावा यहाँ पे आपका रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है। तो ये आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होगी जिसमें एडिशन होगा ऑक्सीजन का, है ना, ऑक्सीजन का एडिशन होगा या रिमूवल होगा हाइड्रोजन का, उसको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जबकि रिडक्शन जस्ट अपोजिट होता है, उसमें क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा या रिमूवल होगा ऑक्सीजन का, उस प्रोसेस को कहा जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो इस रिएक्शन को हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, है ना। तो हमने क्या कहा अभी, ऑक्सीजन का एडिशन। अगर हम चाइना डिश में कॉपर ले लेते हैं, कॉपर जो ब्राउन कलर का होगा, कॉपर के हम पाउडर ले लेते हैं और उसको हम हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, चाइना डिश में लेके हीट कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, जब हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ये जो ब्राउन कलर का आपका कॉपर था, वो कॉपर ब्राउन से ब्लैक कलर में चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिएक्शन हुई है, तो वो रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मींस कॉपर का ऑक्सीजन से एडिशन कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पर जो बनेगा आपका रिजल्ट होगा वो होगा कॉपर टू ऑक्साइड। ठीक है,
तो ये फॉर्म कर लेगा कॉपर 2 ऑक्साइड। तो कॉपर 2 ऑक्साइड जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी हुई ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। अब हम दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर इसी में अभी हम क्या करेंगे, अब इस कॉपर ऑक्साइड को वापस ले लेते हैं। अगर हमने इस कॉपर ऑक्साइड का जो बना है उसी चाइना डिश में यदि हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, उसी गर्म आपका जो आपने कॉपर ऑक्साइड लिया था, वो जो फॉर्म हुआ आपका कॉपर ऑक्साइड कैसे कलर का हो गया, देखिए अभी अपन ने देखा ब्लैक कलर का बना ना। तो ब्लैक कलर की जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें यदि हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे और फिर हीट करते हैं उसको, तो यहाँ पर हीट करने के बाद कॉपर और हाइड्रोजन में क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और कॉपर क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड वापस से ब्राउन कलर में आपको मिल जाएगा। मतलब जो कोटिंग हुई थी ब्लैक कलर की वो अब हट जाएगी। तो ये ब्लैक था, ब्लैक से वापस क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। ये एक जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन जहां पर अब ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है ना, तो ये क्या हुआ, यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, एडिशन होता है तो क्या पढ़ते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो इसको कहा जाएगा रिडक्शन। ठीक है, अब ये हो गई आपकी रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन अब रिडक्शन तो हो रहा है, साथ में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऐड हो जा रही है। तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन साथ में हो रही हैं। तो ऑक्सीडेशन के साथ में जब आपके रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ में होती हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों एक साथ हो रहा है, एक में कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है जबकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है दोनों को रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेड ऑक्स है ना, तो रेड जो बिना ये बना रिडक्शन से RED कम्स फ्रॉम रिडक्शन एंड OX कम्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से दोनों कंबाइंड रिएक्शन को जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उसको कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हुई रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस है जो रिड्यूस्ड हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए कौन सा सब्सटेंस है। तो यहाँ पर अगर हम कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, देखिए हमने रिडक्शन लिखा है, मतलब क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, मीन्स ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे सब्सटेंस रिड्यूस्ड। कौन सा हो रहा है, CuO। ठीक है, और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हो रहा है, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और रिड्यूस्ड सब्सटेंस, और यहाँ पे हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। होपफुली आपके समझ में आया होगा। तो एकदम इजी है, यहाँ पे दोनों आपने समझ लिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब हम देखते हैं कि जो हमारे ऑक्सीडेशन की जो एवरीडे की लाइफ में इतनी सारी रिएक्शन होती है उसके बारे में। तो सबसे जो दो बेसिक रिएक्शंस हैं वो है करोजन और रेनिसिडिटी, है ना। तो ये दोनों क्या होता है, जब हम करोजन की बात करें तो करोजन एक डिग्रेडेशन केमिकल रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि जो मेटल होता है उसका केमिकल डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, जब मेटल को कोई सब्सटेंस उसके सराउंडिंग में होगा वो अटैक करेगा। कौन कौन से हो सकते हैं उसके सराउंडिंग में, जैसे मॉइस्चर है, एयर है, एसिड्स है, ये सभी जब अटैक करते हैं तो कहा जाएगा कि वो मेटल क्या हो गया, करोड हो गया। और करोड होने वाली ये जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है करोजन। ठीक है, तो इसी का सबसे अच्छा इजी एग्जांपल हम क्या देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। तो ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है उसमें क्या होता है कि जो आपका आयरन का ऑब्जेक्ट होता है उसको जब हम मॉइस्ट एयर में रखते हैं तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और आयरन ऑक्साइड बना देता है ना। तो ये जो फॉर्मेशन है इसको कहा जाएगा करोजन। इसी तरीके से
आपके और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे हम सिल्वर की आपकी चीज़ें होती हैं तो वो क्या हो जाती है, उस पर ब्लैक कोटिंग बन जाती है, तो ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, वैसे ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये सभी करोजन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में हम दूसरा देख लेते हैं रेनिसिडिटी। अब रेनिसिडिटी क्या होता है? रेनिसिडिटी मतलब जब किसी एरियल ऑक्सीडेशन होगा, जैसे कोई खाने की चीज़ें होती हैं हमारी, तो वो कुछ समय के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो ख़राब, उसमें स्मेल और टेस्ट ख़राब हो जाता है समय के साथ साथ, तो वो भी एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। तो हम रेनिसिडिटी को क्या कह सकते हैं कि ये एक एरियल ऑक्सीडेशन होता है ऑयल्स का और फैट्स का, जिससे जो फूड होता है उसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आ जाता है, तो यही कहलाएगा रेनिसिडिटी, है ना, मतलब ख़राब हो जाना, इसको हम कहते हैं अनप्लीजेंट स्मेल की वजह से। तो यही वजह होती है, जैसे अब देखिए, अब ये हुआ क्या, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी फूड प्रोडक्ट को उसको ख़राब होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें डाल दिए जाते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट वो केमिकल्स होते हैं जो उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को कम कर दे। तो ये सभी चीज़ें करके हम उस प्रोडक्ट को खाने सड़ने से बचाने के लिए करते हैं। इसके अलावा हम एक और काम करते हैं कि जो चिप्स वगैरह होते हैं उसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस भरती जाती है, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होती है। तो ये भी किया जाता है ताकि हम खाने को, जो भी आपका फूड प्रोडक्ट है, उसको ज़्यादा समय तक ख़राब होने से बचाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग देख सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।